नमस्कार, मैं रविश कुमार। क्या बुलडोजर एक तरफा भारत का नया प्रतीक है? गरीबों के घर पर या उनके मोहल्ले में जितनी आसानी से बुलडोजर चल जाते हैं, क्या अमीरों के मोहल्ले में चल सकते हैं? क्या दिल्ली के RWA के प्रेसिडेंट अपनी अपनी सोसाइटी में बुलडोजर वालों को बुला सकते हैं कि आइए हमारे यहां देखिए, अतिक्रमण पर बुलडोजर चला दीजिए? क्या उन्हें नहीं पता कि उनकी सोसाइटी के भीतर किस किस ने अतिक्रमण किया है? क्या इस दिल्ली में जब लोगों ने एक मंजिल अधिक बना ली तब उसे मान्यता नहीं दी गई? डबल स्टोरी का आंदोलन नहीं चला? इस दिल्ली की आधी से अधिक आबादी जो झुग्गियों, बस्तियों और अवैध कॉलोनियों में रहती है, क्या उसे नहीं मालूम कि उसके लिए डिमोलिशन का क्या मतलब है? गोदी मीडिया नाच रहा है, आपको पता बता रहा है कि कानून का पालन हो रहा है, लेकिन आप भी जानते हैं कि हो क्या रहा है। मजहब और राजनीति के रंग से बुलडोजर का स्वागत करने वाले आज उन लाखों लोगों से खुद को अलग कर रहे हैं जिन बस्तियों से निकलकर उनके घरों, दफ्तरों और दुकानों में काम करने वाले आते हैं। जिनसे आपका काम चलता है, उन्हीं के घर पर बुलडोजर आतंक बनकर नाचने लगे और उसे देखकर जब आप नाचने लगे तो एक छोटी सी पर्ची पर लिखकर पर्स में रख लीजिए कि आप इंसान नहीं रहे। इस बुलडोजर का स्वागत करने वाले जानते हैं कि एक तरफा चल रहा है। अगर सबकी तरफ चल गया तो स्वागत करने वाले मीडिया को गोदी मीडिया बनाने के बाद अपने इंसाफ के लिए आपको मीडिया नहीं मिलेगा। प्राइम टाइम यूट्यूब में भी होता है, तो वहां जाकर दोबारा सुनिएगा कि मैंने कहा क्या। बताइएगा कि आप सबका भारत देख रहे हैं या एक तरफा भारत। अगर प्रशांत भूषण और दुष्यंत दवे अपनी नागरिक जिम्मेदारी को निभाते हुए सुप्रीम कोर्ट नहीं गए होते तो आज जहांगीरपुरी के कितने ही मकान मिट्टी में मिल गए होते। इस शहर में अच्छे वकीलों की कमी नहीं, लेकिन इन दोनों ने ही जहांगीरपुरी के गरीबों के घरों को बचाने के लिए अदालत के सामने एड़ी चोटी एक कर दी। चीफ जस्टिस ने अतिक्रमण हटाने पर रोक लगा दी, उसके बाद भी अतिक्रमण का हटना जारी रहा, इस दलील के साथ कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मिला है। जिस देश में सरकार इस बात पर सीना फुलाती है कि लोग डिजिटल बैंकिंग कर रहे हैं, उस देश की राजधानी में चंद किलोमीटर दूर सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं पहुंच सका। नतीजा तोड़फोड़ जारी रही और एक बार फिर से दुष्यंत दवे को चीफ जस्टिस के सामने गुहार लगानी पड़ी कि कोर्ट के आदेश के बाद भी रुक नहीं रहा। इसलिए अदालत सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल से कहे तुरंत ही उत्तरी दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर, कमिश्नर और दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को आदेश की सूचना दे। दवे कहते रहे कि मीडिया में इसकी सूचना आने के बाद ये लोग नहीं रुके हैं, यह उचित नहीं। दुष्यंत दवे ने चीफ जस्टिस से कहा कि मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है कि दुनिया को पता है कि आपने रोक लगा दी है, लेकिन वे रुक नहीं रहे हैं, इससे गलत संदेश जाता है। तब चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री के अधिकारियों को आदेश दिया कि तुरंत अफसरों को आदेश की सूचना दी जाए। इसके बाद जाकर तोड़फोड़ रोकी जाती है, तब तक कई हिस्सों में तोड़फोड़ की जा चुकी होती है। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर राजा इकबाल सिंह से बात की। इकबाल सिंह बीजेपी से हैं। सौरभ का यही सवाल था कि क्या इस तरह से अतिक्रमण के नाम पर दिल्ली के अमीरों की बस्ती में बुलडोजर चल सकता है, जहां कई लोगों ने अपने मकानों में अवैध निर्माण किए हैं। कहने को तो मेयर ने हां कह दिया कि सब पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन आपको पता है सब पर नहीं चल सकता है। उत्तरी दिल्ली में और बहुत सारा ऐसा अतिक्रमण है जिसको अब तक आपने नहीं हटाया है और उसको भी हटाएंगे। हमने देखा चाहे आदर्श नगर हो, मॉडल टाउन के पास हो, तमाम अतिक्रमण हम देखेंगे। यहाँ के बाद आपके बुलडोजर वहाँ भी चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जहाँ जहाँ ये मैं पूरी दिल्ली के लोगों को संदेश देना चाहता हूँ कि आप अपना सामान खुद हटा लीजिए, अब इसके बाद उन्हीं लोगों का नंबर है। मतलब अच्छी पॉस्ट सैनिक फार्म में भी जाएंगे आप लोगों के बुलडोजर, जहाँ बड़े अमीर लोग रहते हैं। ये तो रेडी पटरी वाले हैं, गुमटी वाले हैं, गरीब हैं, ये विरोध भी नहीं करेंगे। आपका जाहिर सी बात है इलीगल है। देखो, हमारे लिए अमीर हो या गरीब हो, हमारे लिए सब बराबर है और हम भी इन लोगों का पार्ट है
और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे मन में किसी के प्रति कुछ नहीं है और लोग अपने आप ही अतिक्रमण हटा लें ताकि हमें भी कोई एक्शन ना लेना। सर, ये जो जिनकी गुमटी तोड़ी है वो सब गरीब लोग हैं, रोजंदारी करते हैं, कमाते खाते हैं, इनकी रोजी रोटी है। और बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ आपसे, मैं भी पत्रकार हूँ और आप भी जमीन की राजनीति करके आए हैं। बिना पुलिस की इजाजत के वसूली भी होती है यहाँ पर इन लोगों से, ऐसे तो लग नहीं जाएंगे। तो लगे तो यहाँ पर किसी की इजाजत से किसी ने तो लगने दिया। देखो ऐसा है कि अब जो भी है सब पर एक्शन होगा, भले कोई अधिकारी हो, कर्मचारी हो या जिन्होंने ग्रैबिंग कर रखी हो, जिसने भी अवैध कब्जा करके सब पर एक्शन है। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती थी, आसमान में ड्रोन कैमरे उड़ाए जा रहे थे। एमसीडी की 14 टीमें डिमोलिशन के लिए बुलाई गईं, 9 बुलडोजर लगाए गए थे। मध्य प्रदेश के खरगोन में इसी तरह की हिंसा के बाद तुरंत अतिक्रमण बताकर बुलडोजर चला दिया गया, इस होड़ में कि उनका भी मकान गिर गया जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाया था। क्या यह उसी पैटर्न का हिस्सा है या वाकई दिल्ली में ईमानदारी से अतिक्रमण हटाने का अभियान चल रहा है? आरडब्ल्यूए के प्रेसिडेंट खुद से अपने अपने मोहल्ले की लिस्ट सौंप सकते हैं। ये एकतरफा भारत नहीं है तो क्या है? अपने पिता की रेहड़ी टूट जाने के बाद ये बच्चा मलबे से पिता की मेहनत के पैसे बीन रहा है। ये तस्वीरें ही बताने के लिए काफी हैं कि बुधवार सुबह इन बुलडोजरों ने अपनी अंधाधुंध कार्रवाई से कई गरीब लोगों की रोजी रोटी मिट्टी में मिला दी है। पिछले 30 साल से मोटर मैकेनिक शानू यहाँ ठीक मस्जिद के नीचे अपना छोटा सा गैराज चलाते हैं, जिसे एमसीडी के बुलडोजरों ने मलबे में तब्दील कर दिया है। शानू का कहना है कि उनकी दुकान जब ढहाई गई तब तक सुप्रीम कोर्ट का कार्रवाई रोकने का आदेश आ चुका था, लेकिन बुलडोजर तब भी नहीं थमे। मैं घर पे न्यूज़ देख रहा था, मैंने देखा कि जो है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है कि जो है ये तोड़फोड़ नहीं मचेगी। तो उसके बाद में मैंने कहा चलो अब जो भी होगा देखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद में फिर जो है जब मैंने न्यूज़ पे देखा तो वो कुशल से जो है वीडियो बना रहे हैं, वहाँ से लाइव दिखा रहे हैं, तो मैंने देखा कि बुलडोज़र वहाँ आ गया। तो मैं तुरंत भागा आया। मैं जब तक आया ये पुलिस वाले अंदर घुसने नहीं दे रहे थे कि मुझे थोड़ा बहुत वक्त दिया जाता है कि मैं गाड़ियाँ वगैरह अपनी निकाल लेता या थोड़ा सामान साइड में कर लेता। मुझे बिल्कुल भी वक्त नहीं दिया गया और आए और सामान उन्होंने तोड़फोड़ मचा दी। 55 साल के गणेश गुप्ता की भी 2 मंजिला जूस की दुकान ढहा दी गई। गणेश के मुताबिक उनकी दुकान डीडीए ने उन्हें 1977 में अलॉट की थी। गणेश अलॉटमेंट के कागज लेकर एमसीडी के अधिकारियों के आगे पीछे घूमते रहे, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। ये डीडीए से अलॉटमेंट की दुकान थी, 1977 में अलॉटमेंट हुई थी, पूरी डॉक्यूमेंट हमारे पास था, अब तक रह रहे हैं। जो भी आता था देखता था कागज के, हाँ जी कागज दिखाते थे। आज जो आया डोमिनेशन करने, मैं कह भी रहा हूँ कि पहले कागज देखिए, अगर अवैध है तो तोड़िए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कागज देखने का कोई राजी नहीं हुआ और डोमिनेशन करके चले गए। जिस बिखरे सामान को उदास मन से रमन झा निहार रहे हैं, वो उनकी एक पान की गुमटी का सामान है, जिसे बुलडोजर से कुचल दिया गया। रमन पिछले 34 साल से यहाँ पान की गुमटी चला रहे हैं, पर आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। रमन महीने के 5 से 6 हजार रुपए कमा लेते थे, लेकिन अब सड़क पर हैं। सामान कहाँ गया आपका? अरे सामान रेडी चकना चूर करके आपको बोला नहीं सामान हटा लेने दीजिए आपने। कुछ भी नहीं, हम तो यहाँ पे हमने उल्टा 3 बार बोला हूँ सुबह से, जो हम रेडी हटा लें, बोला ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, इधर की नहीं है, तो हमें रोड की कबाड़ा साफ करना है। कबाड़ा तो अपने आप साफ हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, हमारा रूटीन। जब ये रेडियां कुचली जा रही थीं, तब हमने उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर से सवाल पूछा कि ये सरकार के बुलडोजर सिर्फ गरीबों पर ही क्यों चलते हैं। उनका जवाब सुनिए। हमारे लिए अमीर हो या गरीब हो, हमारे लिए सब बराबर है और हम भी इन लोगों का पार्ट है। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे मन में किसी के प्रति कुछ नहीं है और लोग अपने आप ही अतिक्रमण हटा लें ताकि हमें भी कोई एक्शन ना लेना। सवाल सबसे बड़े उठ रहे हैं टाइमिंग को लेकर के। 3 दिन पहले यहाँ पर सांप्रदायिक हिंसा हुई है और ऐसे में ये ड्राइव चलाना, ये टाइमिंग कितनी उचित लगती है आपको? देखो ऐसा है कि अभी तो हम जितनी भी पब्लिक लैंड के ऊपर जो कबाड़ियों ने कब्जा कर रखा था, अभी तो हम खाली वही क्लियर कर रहे हैं, तो इससे रोड भी खुलेगी और लोगों को भी खुशी का लोगों ने प्रकट किया है। किसी की दुकान टूटी तो किसी का मकान। जिनकी संपत्ति पर ये बुलडोजर चला, उनका किसी दंगे या हिंसा से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था।
कभी आपने देखा है कि अमीरों की बस्ती में बुलडोजर चले हैं या किसी नेता और मौजूदा मंत्री के घर ऐसे ढहा दिए गए हों? इस सियासत में नुकसान गरीबों का होता है। अमीर तो अपने रसूख से पैसे दे करके बच जाते हैं, पैसे लेने वाले भी यही लोग हैं। फिलहाल यहाँ पर जिनकी बिल्डिंगें दुकानें गिराई गई हैं वो अपने मलबे समेट रहे हैं, कुछ बचा कुचा सामान है उसे यहाँ से निकाल रहे हैं। सब नाराज़ है कि यहाँ पर वसूली भी करते हैं और आज उसी इलाके में जहाँ सांप्रदायिक हिंसा हुई वहीं पर इनकी कार्रवाई भी हुई है, तो मंशा पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। सहयोगी मनोज ठाकुर के साथ जहांगीरपुरी से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। इस अभियान के शिकार ज्यादातर गरीब और साधारण लोग हुए हैं। उन्हें आप उन दो धर्मों के हिसाब से भी बांटकर खुश हो सकते हैं। देख लीजिए, जिनके बीच तरह तरह से मैच कराने की कोशिश हो रही है। पत्रकारों ने जिस तरह बुलडोजर के बहाने गरीबों पर हो रहे प्रहार का जश्न मनाया, लगता है पत्रकारिता भी बुलडोजर हो गई है। आज गरीब के घर गिराए जाएंगे तो मुमकिन है पत्रकार नाचने लग जाएं। दिल्ली में अतिक्रमण के इतिहास को देखिए। विभाजन के बाद पाकिस्तान से जब लोग आए तो बसाने के लिए कॉलोनियां तैयार नहीं थीं। लोग जहां तहां बस गए, जिन्हें आप अवैध कहते रहे। आपातकाल के समय से ही दिल्ली को उजाड़ा गया खूबसूरत बनाने के नाम पर। शहरी लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले लोगों ने अदालतों में कई याचिकाएं दायर की। 2010 में सुदामा सिंह के मामले में अदालत का फैसला आया। किसी बस्ती को उजाड़ने के क्या नियम होंगे और उन्हें फिर से बसाना होगा, तय किया गया। 1731 कॉलोनी में सारे जो नागरिक रहते हैं, सभी परिवार, सबको मलकाना हक दिया जाएगा। ये खुद मोदी सरकार ने 2019 में 1731 अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के लिए संसद में कानून पास किया, ताकि इन बस्तियों के लोग अपने मकानों की रजिस्ट्री करा सकें। दावा किया गया कि 40 लाख लोगों को पट्टे मिलेंगे। तब तो केंद्रीय मंत्री पट्टे बांट रहे थे और सरकार विज्ञापन निकाल रही थी। तब किसी एंकर ने नहीं चिल्लाया कि अतिक्रमण करने वाले 40 लाख लोगों को कैसे बसाया जा रहा है। बुलडोजर कहां है, क्यों नहीं चलाया जा रहा है? क्योंकि सरकार को पता था 40 लाख लोगों को उजाड़ेंगे तो वोट चला जाएगा और अदालत के आदेश से इन्हें कहीं ना कहीं बसाना भी पड़ेगा, तो क्यों ना यहीं पट्टे दे दिया जाए। वाजपेयी सरकार के समय दिल्ली में झुग्गियों को उजाड़ने का कितना भयानक अभियान चला। घरों में काम करने वाली महिलाओं की रातों रात जिंदगी तबाह हो गई। उन्हें काम करने के लिए 30-30 किलोमीटर की यात्राएं करनी पड़ गई। उनकी रोजी रोटी का जरिया बदल गया, पुराना बसा बसाया तबाह हो गया। तो इस दिल्ली में डिमोलिशन का एक क्रूर इतिहास रहा है। इसे आप केवल हिंदू मुस्लिम नेशनल सिलेबस के हिसाब से नहीं देख सकते हैं, ना ही केवल कानूनी आधार का सहारा लेकर बुलडोजर कर सकते हैं। अवैध कॉलोनियों की लड़ाई दिल्ली के लोगों ने मिलकर लड़ी है, तब सबको रहने की जगह मिली है। अगर यह लड़ाई धर्म के नाम पर होने लगेगी तो इन बस्तियों का अधिकार छीनता चला जाएगा। दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड DUSIB की वेबसाइट के अनुसार जहांगीरपुरी एक नोटिफाइड इलाका है जो दिल्ली सरकार के अधीन आता है। यहां पर मूलभूत सुविधाओं के इंतजाम की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है। ऐसे इलाकों में कानूनी तौर पर फर्क करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी संपत्ति कमर्शियल है और कौन सी रेसिडेंशियल। गरीब लोगों के घर हैं, जहां रहते हैं वहीं दुकानें लगाकर जीवन चलाते हैं। इसलिए यहां आप किसी मकान को दुकान या दुकान को मकान बताकर इतनी आसानी से नहीं तोड़ सकते। अगर आप इस इलाके को रिहायशी मानते हैं तब फिर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के हिसाब से फिर से किसी और जगह बसाने का इंतजाम कीजिए। गोदी मीडिया कूद फांद कर टीवी के स्क्रीन पर हंगामा पैदा करता है। हाव हाव झांव झांव के बीच में ऐसी बातें आप दर्शकों से दूर की जाती हैं ताकि आप टीवी देखने के बदले सोचना बंद कर दें और हाव हाव झांव झांव करने लगें। मेयर बहुत शान से बता रहे हैं कि नोटिस जारी करने की कोई जरूरत नहीं थी। तो आज जो आपने एक्शन लिया जहांगीरपुरी में, इसके नोटिस गए थे लोगों को जिनकी आज डेमोलिशन हुई है? नोटिस कब भेजे गए? एक्चुअली क्या है कि ये जो जंगीपुरी के अंदर RW की पिछले काफ़ी समय से ये कंप्लेंट आ रही थी। कुछ कबाड़ी लोग थे जिन्होंने कबाड़ पूरे रोड के अंदर ही डाला हुआ था। अगर आपने जाकर देखा भी होगा तो कबाड़ी का काफ़ी वहाँ जो बोरे भरे हुए थे, जिसकी वजह से रोड के अंदर ट्रैफिक जाम रहता था और पब्लिक बहुत परेशान थी। तो कई बार हमने उनको वर्बल भी कहा, उनको मैसेज भी किया, तो उस चीज़ के लिए हमें कोई भी नोटिस की जरूरत नहीं पड़ती। तो
तो तभी उन कबाड़ियों को रोड से हटाने के लिए ये एक्शन लिया गया। आप कहते हैं नोटिस की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कानून के मुताबिक तो नोटिस देना जरूरी होता है। मैं आपको NHRC का एक ऑर्डर पढ़ के सुनाती हूँ। उसमें क्लियरली बताया गया है कि आपको शो कॉज नोटिस देना है। अगर वो शो कॉज नोटिस एक्सपायर होता है, उसका नोटिस पीरियड, उसके बाद इंजीनियर कैन पास एन ऑर्डर फॉर डेमोलिशन। तो क्या ये प्रोसेस आपने फॉलो नहीं किया? नहीं, इसमें कोई डेमोलिशन वाली कोई बात ही नहीं थी। इसमें तो खाली जो कबाड़ था, जो अवैध कब्जा कर रखा था रोड के ऊपर, उसी को हटाने का हमारा ड्राइव था उसमें। तो कब इन्फॉर्म किया था आपने पुलिस को? तो इसका तो मुझे आइडिया नहीं है, वो तो उन्होंने रूटीन पे कर दिया होगा। जब भी क्योंकि जब भी ये एक्शन लेते हैं तो साथ ही साथ हम पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, और पूरी हमारे पास लिस्ट होती है इसकी। तो मेयर इकबाल सिंह कहते हैं नोटिस देने की कोई जरूरत नहीं है। क्या यह एक तरफा और मनमाना भारत नहीं? 2019 में अदालत ने अजय माकन बनाम भारतीय संघ के केस में विस्तृत फैसला दिया है, जिसमें कहा है कि हटाने से पहले प्रभावितों को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा। सभी प्रभावित लोगों को नोटिस जारी करना होगा जो पर्याप्त हो और तर्क संगत हो। यह भी बताना होगा कि कहां और कितने समय में फिर से बसाया जाएगा। खराब मौसम या रात के वक्त किसी को नहीं हटाया जाएगा। जब कोर्ट ने खराब मौसम और रात के वक्त तक का ख्याल रखा, तब क्या त्योहारों के बीच यह किया जाना चाहिए था? कोर्ट ने अपने फैसले में जीने और जीवन यापन के अधिकारों का भी हवाला दिया है। यानी हटाने से पहले बसाने का इंतजाम करना होगा, सभी को पर्याप्त अवसर देने होंगे। कोर्ट को देखना चाहिए कि दिल्ली के मेयर ने इस कार्रवाई के लिए दिल्ली पुलिस से कब सुरक्षा मांगी, कितनी जल्दी सुरक्षा दे दी गई, सुरक्षा मांगने से पहले क्या नोटिस जारी किया गया। हमने ये सवाल शहरी मामलों पर रिसर्च करने वाले गौतम भान से भी पूछा। कानून के अंदर सुरक्षा के प्रावधान हैं। अगर आप अतिक्रमण की बात करें और आपको एक ऐसी इमारत या ऐसी बस्ती या ऐसी झुग्गी के खिलाफ एक्शन लेना भी हो सरकार होने के तहत, तो MCD एक्ट में, पब्लिक प्रेमिसेस एक्ट में, डूसिप की 2015 की नीति में साफ प्रक्रिया लिखी गई है कि नोटिस और अपील के हक को आप खारिज नहीं कर सकते। आप बिना बताए नहीं आ सकते, आप बिना वक्त से बताए नोटिस दिए पहले नहीं आ सकते। आप लोगों से अपने दस्तावेज दिखाने के लिए, अपनी कहानी बताने के लिए, अपनी अपील करने का जो हक होता है हर नागरिक के पास, उसको आप हटा नहीं सकते। तो अगर आप प्रक्रिया को भी नजरअंदाज करें, अगर आप अतिक्रमण के शब्द को एक सत्ताधारी हथियार की तरह इस्तेमाल करें, अगर आप एक ऐसे शहर में अतिक्रमण की बात करें जहां हर तीसरी चौथी इमारत किसी न किसी प्रकार की अतिक्रमण है, तो इस बात में ऐसी डेमोलिशन ड्राइव को हम किसी भी तौर पे जायज नहीं मांग सकते। ये अब कानून और न्याय की बात नहीं है, ये अतिक्रमण की बात नहीं है, ये सत्ता की बात है। गौतम भान जैसे लोगों की पहल के कारण ही आज शहर के गरीब लोगों के पास कुछ अधिकार हैं, नियम हैं। आप ऐसे लोगों के नाम तक नहीं जानते क्योंकि ये कूद कूद कर अपने काम के बारे में नहीं बताते, जिस तरह से कूद कूद कर आजकल पत्रकार और एंकर बताने लगे हैं। दिल्ली के रेहड़ी पटरी वालों की संस्था हॉकर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने जहांगीरपुरी में बुलडोजर ड्राइव की निंदा की है। बिना सर्वे के उन्हें बेदखल नहीं किया जा सकता, ये लिखा है जहांगीरपुरी की वार्ड काउंसलर पूनम बागड़ी का बयान। उसमें लिखा है कि यहां रेहड़ी पटरी वालों के सर्वे का काम पूरा नहीं हुआ है, इसलिए हटाया नहीं जा सकता। जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलने को लेकर गोदी मीडिया के एंकरों के ट्वीट देख रहा था। उनकी खुशी समझी जा सकती है। एक तरफा भारत में ऐसी खुशी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन क्या वह दिल्ली भी खुश है जिसकी आबादी का बड़ा हिस्सा ऐसे इलाकों में रहता है जहां हर सुविधा लंबे संघर्ष के बाद आती है, जिनके इलाके को आसानी से अतिक्रमण या अवैध कहा जा सकता है या कहा जाता था। मिलेगा, छोले भी मिलेंगे, चना, काबुली और देसी मिलेगा, चने का। ये क्या छोटा हैंडपंप है? हाँ, छोटा है। पानी की बड़ी भयानक समस्या है। नहीं, पीछे का मिले, इसमें सफाई पानी ही नहीं। बाप रे, आज इस बस्ती की क्या हालत है हमें नहीं पता, लेकिन 2019 में हम दक्षिण दिल्ली की इस बस्ती में गए, तब देखा कि यहां पानी का दबाव इतना कम था, इसलिए लोगों ने नाली के बराबर एक गड्ढा बनाया हुआ था जिसमें पानी जमा करते थे, उससे निकालकर खाना बनाते थे, पीते थे। इसमें पानी कैसे जमा है? ये नाली का भी पानी आता है और पाइप का भी। इसमें अभी नाली का पानी तो नहीं दिख रहा है। इन गलियों को दिखाने का यही मतलब है कि हमारे आपके लिए ये अवैध या अतिक्रमण वाली बस्तियां हो सकती हैं, लेकिन इन जगहों पर रहते हुए लोगों ने इस दिल्ली का निर्माण किया है। इनके घरों पर अगर बुलडोजर चल जाएं और भारत का गोदी मीडिया खुश होकर नाचने लगे,
तब यहां रहने वाले लाखों लोगों को सोचना चाहिए कि उनके हक के लिए कौन खड़ा है। जैसे तैसे मकानों को बनाकर गुजारा करने वाले इन गरीब लोगों को कानून के नाम पर बार बार उजाड़ देने की धमकी या उजाड़ देने की सजा नहीं दी जा सकती। क्या इन जगहों पर रहने वाले लोग अपनी बस्तियों में बुलडोजर का स्वागत करेंगे, उसके आगे डांस करेंगे? तो क्या वे टीवी के पत्रकारों से पूछेंगे कि जब उनकी बस्तियों पर बुलडोजर चलने की बात हो रही थी तो वे जश्न क्यों मना रहे थे? क्या ये पत्रकार उनके अधिकारों और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की बात कर रहे थे, गरीबों के हक के लिए आवाज उठा रहे थे? क्योंकि इन बस्तियों में भी गोदी मीडिया के लाखों दर्शक रहते हैं। लोग पाते ही नहीं है, रोड पर से भरना पड़ता है बाल्टी लेके। कितना समय लग जाता होगा? 1 घंटा में तो 1 घंटा लग जाता है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि बुलडोजर गरीब और अल्पसंख्यकों के अधिकार और संविधान पर हमला है, लेकिन उनकी पार्टी के नेता वहां नहीं गए। जब बुलडोजर चल रहा था तब उस पार्टी की नेता वहां पहुंच गई जिनकी पार्टी का इस शहर में कोई वोट नहीं। सौरभ शुक्ला ने बताया कि जब अतिक्रमण तोड़ने वाला दस्ता मंदिर की तरफ बढ़ा तब वृंदा करात पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के साथ। जब ये यहाँ पर बुलडोजर पहुंचा और एमसीडी का कहना है कि हम लोग मंदिर के बाहर का भी ये इंक्रोचमेंट है उसको भी ढहाते, लेकिन ठीक उसी वक्त वृंदा करात जो कि सीपीआईएम की नेता हैं वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश लेकर के आ गई, बुलडोजर के आगे खड़े हो गई। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिखा दिया और वहां पर इनको ये डेमोलिशन ड्राइव बंद करनी पड़ी। ठीक मंदिर के सामने ये सब कुछ हुआ, इसलिए मंदिर का इंक्रोचमेंट नहीं टूटा, ऐसा एमसीडी का कहना है। सीपीएम नेता वृंदा करात मौके पर पहुंची, अधिकारियों से बात करने लगी और लोगों का साथ देने लगी। कांग्रेस के नेता पंजाब से सवाल कर रहे थे कि भगत सिंह होते तो जरूर जाते, आम आदमी पार्टी के नेता क्यों नहीं जा रहे? कांग्रेस के नेताओं को खुद भी जाने से किसी ने नहीं रोका था, लेकिन जो लोग जिस नेता को वोट नहीं देते उन्हें अपने बीच पाकर कैसा महसूस करते होंगे यह समझने का वक्त नहीं, क्योंकि राजनीति बहुत आगे जा चुकी है। अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है मेरे पास। हमारे सीनियर वकील जो खुद गए हैं वहां सुप्रीम कोर्ट के सामने, उनका इंस्ट्रक्शंस है मेरे पास। मैं ऑफिसर से मिलकर सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन के लिए यहाँ आई हूँ और बुलडोजर जो कानून का धज्जिया उड़ा रहा है, सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर का धज्जिया उड़ा रहा है, उसको रुकवाने के लिए मैं आई हूँ। बहरहाल प्रेस में बयान जरूर आए जिसमें बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि धर्म की आड़ में जमीन पर कब्जा नहीं करा सकते। क्या आम आदमी पार्टी ने रोहिंग्या को नहीं बसाया? ये कह रहे हैं 2014 में मोदी सरकार आई, 2015 में आपकी सरकार बनती है। मनोज तिवारी को गृहमंत्री से यह सवाल करना चाहिए कि किसकी इजाजत से दिल्ली में रोहिंग्या को केजरीवाल ने और कैसे बसा दिया? धर्म की आड़ में जमीन पे इलीगल कब्जा तो नहीं करा सकते। क्या आम आदमी पार्टी ने रोहिंग्याज को ओखला से लेके जहांगीरपुरी तक जमीन पर इलीगल कब्जे नहीं करवाए? ये एक बड़ा प्रश्न है और इसकी जांच होनी चाहिए, कड़ी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। माननीय कोर्ट को भी इसमें दखल देनी चाहिए। अगर आपको ये जानना है कि भाजपा अगला दंगा कहां प्लान करने जा रही है, किस स्तर का प्लान करने जा रही है, तो आप भाजपा को बोलें कि कहां कहां इन्होंने बांग्लादेशी और रोहिंग्यास को बसाया है, उसकी सूची दे दें। भाजपा वो सूची आपको देगी तो आपको पता लग जाएगा कि भाजपा ने कहां कहां दंगे प्लान करे हुए हैं। मैं भाजपा से पूछना चाहता हूं कि भाजपा बताए कि कहां कहां उन्होंने बांग्लादेशी और रोहिंग्या को बसाया है भारत देश में। उसी से आपको साबित हो जाएगा, पता लग जाएगा कि इनकी अगली प्लानिंग क्या है। क्या मनोज तिवारी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में आदेश दिया था कि मदनपुर खादर में जहां रोहिंग्या का कैंप है वहां मेडिकल की सुविधा दी जाए। एक न्यायिक मजिस्ट्रेट को नोडल अफसर बनाया था जिनका काम यह देखना था कि उन्हें किसी तरह की कमी ना हो। तब केंद्र ने भी कहा था कि स्वास्थ्य की सुविधा देने में नागरिक और रोहिंग्या किसी में फर्क नहीं किया गया है। रोहिंग्या को बीच में लाकर जहांगीरपुरी के मामले को एक दिशा में ले जाने की कोशिश हो रही है, दूसरी दिशा में। फिर भी इससे इस सवाल का जवाब नहीं मिलता कि हिंसा के इतने दिनों बाद तक आम आदमी पार्टी के नेता जहांगीरपुरी क्यों नहीं गए। शरद शर्मा ने यह सवाल संजय सिंह से पूछा।
सवाल आम आदमी पार्टी पे इसलिए उठ रहे हैं कि आप लोग जमीन पे कहाँ हैं? कि आज वहाँ वृंदा करात नजर आई, आम आदमी पार्टी कहाँ नजर आई वहाँ पर? क्या करेंगे बताइए आप। मैं सीधे ये पूछना चाहता हूँ, क्या दिल्ली की कानून व्यवस्था हमारे पास है, अरविंद केजरीवाल जी के पास है? अगर दिल्ली की कानून व्यवस्था ठीक देखना चाहते हो, केजरीवाल जी को दे दो आप लॉ एंड ऑर्डर, एक दंगे नहीं होंगे। पंजाब में है ना हमारी सरकार, रामनवमी का जुलूस वहाँ भी निकला, हनुमान जयंती का जुलूस निकला, कहीं एक दंगे हुए, कहीं कोई फसाद हुआ? तो जब दंगे करवाने वाले के पास ही लॉ एंड ऑर्डर है, मुंसिफ के पास ही अपराध करने की छूट है, तो कैसे न्याय मिलेगा आप मुझे बताइए। लेकिन माना ही जाता है ये जो तक आम आदमी पार्टी का प्रश्न है, एलजी साहब से उन्होंने बात की दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर पर, और देखिए ऐसी परिस्थिति में हम आग भड़काने का काम नहीं करते। पहले दिन से हम लोगों के सामंजस्य की, भाईचारे की अपील कर रहे हैं, लगातार लोगों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। तो इसलिए हमको जो करना चाहिए हम कर रहे हैं, अपने जो अधिकार है उसके तहत। लेकिन संघर्ष के कोर्ट का कल का ऑर्डर आने दीजिए, कल उस पर फिर से सुनवाई है, तो उसके आगे और हम लोग तय करेंगे क्या करना है। अतिक्रमण एक राजनीतिक मामला है। अदालतों के फैसले में भी इस राजनीति की झलक मिलती है। इसकी राजनीति केवल दलों के हिसाब से मत देखिए, अमीरों के हिसाब से भी देखिए। दिल्ली के अखबारों में पुरानी रिपोर्ट को देखिए, दक्षिण दिल्ली के सैनिक फार्म का मामला देख लीजिए, गुरुग्राम के खोरी गांव का मामला तो ताज़ा ही है। लोगों ने जमीन बेचकर मकान खरीद लिया, बाद में पता चला वहां मकान नहीं बन सकता था क्योंकि जंगल का इलाका है। पिछले साल जून में सुप्रीम कोर्ट ने जंगलात घोषित कर दिया तो डिमोलिशन होने लगा। 5,000-7,000 से अधिक घरों को तोड़ा जाने लगा। इन लोगों के लिए कोई न्यूज एंकर आगे नहीं आया, बल्कि शहरी अधिकारों के लिए लड़ने वाले लोग ही आगे आए और वापस सुप्रीम कोर्ट के पास ही गए कि हजारों लोग बेघर हो जाएंगे। तब जाकर अदालत ने नियम तय किया कि जिनके घर उजाड़े जाएंगे उन्हें बसाया भी जाएगा। जो लोग अतिक्रमण को लेकर कानून कर रहे हैं, उन्हें दिल्ली में अतिक्रमण के इतिहास को ठीक से देखना चाहिए। शहरी मामलों पर रिसर्च करने वाले गौतम भान का कहना है कि दिल्ली की बसावट ही इस तरह से है कि एक दुकान, एक रेहड़ी, एक घर, एक बस्ती का कानूनी होना और किफायती होना दोनों एक ही समय में मुश्किल है गरीब लोगों के लिए। ये बात मेहनत मजदूरी करने वाले जानते हैं, सरकार भी जानती है। हमेशा उसने अतिक्रमण का शब्द ना इस्तेमाल करके अलग अलग तरीकों से बसावट को इस तरीके से देखा है कि वो जो अतिक्रमण हुआ वो क्यों हुआ, वो किस हालात में हुआ, और उस अतिक्रमण के बिना क्या हमारे शहर चल भी पाते आज, ये सवाल हमने हमेशा पूछा है। अगर आप देखें तो अतिक्रमण का जो शब्द है वो सिर्फ बस्तियों और कार्यशालाओं और दुकानों और सड़क के साइड पे रेडियो पे नहीं उठता। अगर हाल में ही 1650 अवैध कॉलोनियों का नियमितीकरण किया गया, अंग्रेजी में कहते हैं रेगुलराइज। ये क्योंकि अवैध कॉलोनी जो भी एक तरीके का अतिक्रमण ही है, वहां अतिक्रमण का शब्द इस्तेमाल नहीं होता। वहां नियमितीकरण और रेगुलराइजेशन की बात होती है, विस्थापन और डेमोलिशन की बात नहीं होती। जब अतिक्रमण का शब्द इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है तो वो ना कानूनी ना तकनीकी है, वो राजनीतिक तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर एक ही जगह एक ही दिन अतिक्रमण को देखा जाए और उसको नोटिस किया जाए और उस पर कार्रवाई चले और उस पर एक्शन चले, तो हमको ये सवाल जरूर पूछना पड़ेगा, यही क्यों, आज ही क्यों? अगर शहर ज्यादा तादाद से हमेशा कानून से कुछ दूरी पे ही बनावट पे बनी है, तो कहां आप कानून का सिद्धांत को लागू करते हैं और कहां नहीं करते, ये सवाल पूछना बहुत जरूरी हो जाता है। मुमकिन है आप अतिक्रमण की राजनीति को समझ पा रहे होंगे। किस शहर में काम करने वाले लोग बदतर हालात में नहीं रहते, उन पर अतिक्रमण के नाम पर जिस तरह से हमला होता है, अगर उसी तरह से मिडिल क्लास के घरों और अमीरों की कॉलोनियों में होने लगे, ऐसा तो आप कभी नहीं चाहेंगे। ये तो बिल्कुल भी नहीं कि जिन लोगों ने बिना अनुमति के यात्रा निकाली, देसी कट्टे और तलवार लहराए, उन्हें पकड़कर उनके घरों को तो नहीं तोड़ा जा रहा है, बल्कि उनके घरों को भी नहीं तोड़ा जाना चाहिए। लेकिन क्या सबके लिए एक समान पैमाना अपनाया जा रहा है, या किसी एक के लिए कानून की अलग व्याख्या हो रही है, एक तरफा हो रही है? उसी बुलडोजर के इस्तेमाल से देश भर में अवैध रूप से नदियों से रेत और किनारे से मिट्टी निकालने में किया जाता रहा है। यह वीडियो बिहार का है। अमर उजाला ने हाल ही में बलिया से कई रिपोर्ट प्रकाशित की कि रात के वक्त जेसीबी मशीनों के इस्तेमाल से अवैध उत्खनन किया जाता है और इसमें बहुत से लोग शामिल हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बुलडोजर के अवैध धंधे पर पर्दा डालने के लिए अतिक्रमण के नाम पर बुलडोजर को कानून का चेहरा बनाया जा रहा है?
डू यू गेट माई पॉइंट? 19 अप्रैल के प्राइम टाइम में हमने आपसे अपील की थी कि अब आप कूद कूद कर टीवी देखिए, क्योंकि एंकर और रिपोर्टर कूद कूद कर रिपोर्टिंग करने लगे हैं। कुदंत पत्रकारिता को देखते हुए आपसे उम्मीद की जाती है कि आप कूद कूद कर टीवी देखने लगे होंगे, क्योंकि अब बैठकर टीवी नहीं देखा जा सकता। एक दिन एंकर आपको देशद्रोही कहेगा कि वह दिन भर कूदता रहता है और आप है कि कूदते ही नहीं। इसका एक और फायदा होगा कि जब अगली पीढ़ी पूछेगी कि जब सब सत्यानाश हो रहा था तब आप क्या कर रहे थे, तो आप लाउडस्पीकर लगाकर बताइएगा कि कूद कूद कर टीवी देख रहे थे। ब्रेक ले लीजिए। दो 2024 के आम चुनावों के लिए कांग्रेस को नए सिरे से मजबूत और दुरुस्त करने के लिए जारी बैठकों का दौर अगले 24 से 48 घंटे में पूरा हो जाएगा। इस सिलसिले में लगातार तीसरे दिन बुधवार को भी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के निवास 10 जनपद पर मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा। चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर की मौजूदगी में हुई इस बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए। अगले साल नवंबर-दिसंबर में राजस्थान और छत्तीसगढ़ के भी चुनाव होने हैं। इन दो राज्यों में ही अब कांग्रेस की सरकार बची है, लिहाजा इनमें भी कांग्रेस को अभी से कमर कसनी होगी। प्रशांत किशोर कांग्रेस की नई रणनीति को लेकर कांग्रेस नेताओं के सामने अपने प्रेजेंटेशन दे चुके हैं और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता इसके विश्लेषण में लगे हैं। इन बैठकों से एक बात तो साबित हो रही है कि कांग्रेस अब प्रशांत किशोर की राय को गंभीरता से लेने का मन बना चुकी है, लेकिन प्रशांत किशोर कब और किस हैसियत से पार्टी में शामिल होंगे ये अभी साफ नहीं है। दिल्ली में कोरोना के नए मामलों में काफी तेजी आ गई है। बुधवार को दिल्ली में 1009 नए कोरोना केस सामने आए, जो मंगलवार के मुकाबले 60% ज्यादा है। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट भी बढ़कर 5.7 हो गई है। इसका मतलब है कि अगर 100 लोगों को कोरोना टेस्ट हो रहा है तो उनमें करीब 6 लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। ये बात अब सबकी चिंता बढ़ाने लगी है। 11 अप्रैल से 18 अप्रैल के बीच दिल्ली में कोरोना के केस 3 गुने ज्यादा हो गए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि जो केस सामने आ रहे हैं उनमें अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत कम पड़ रही है। पूरे देश की बात करें तो बुधवार को 2067 नए कोरोना केस आए। इनमें आधे केस अकेले दिल्ली के हैं। हालात को देखते हुए दिल्ली में भी मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। मास्क न पहनने पर अब चालान हो सकता है। अपने इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक संकट का सामना कर रहे श्रीलंका को अब दूसरे देशों से मदद की दरकार है। उसके इस कठिन वक्त में पड़ोसी देश भारत सबसे बड़ा मददगार बनकर सामने आया है। श्रीलंका में पेट्रोल डीजल की भारी कमी है, जिसकी वजह से उनके दाम आसमान छू रहे हैं। भारत ने श्रीलंका को ईंधन की खरीद के लिए अतिरिक्त $50 करोड़ देने का फैसला किया है। श्रीलंका के विदेश मंत्री ने ये जानकारी दी। उनके मुताबिक बांग्लादेश भी $45 करोड़ की बकाया किश्त को टालने के लिए तैयार हो गया है। श्रीलंका के विदेश मंत्री के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ओर से मदद पहुंचने में 6 महीने लगेंगे और वो भी किश्तों में, और तब तक जरूरी सामान की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए उसे फंड्स की जरूरत होगी। इस बीच चीन ने कहा है कि वो श्रीलंका की मानवीय आधार पर मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन श्रीलंका पर अपने कर्ज की अदायगी पर क्या वो कुछ राहत देगा, इसे लेकर चीन चुप है। श्रीलंका पर जिन देशों का सबसे ज्यादा कर्ज है उनमें चीन सबसे ऊपर है। दुनिया में ओटीटी यानी ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म के सबसे बड़े खिलाड़ी नेटफ्लिक्स के ग्राहकों की संख्या में 10 साल में पहली बार भारी कमी आई है। इसके पीछे रूस में नेटफ्लिक्स द्वारा अपना कारोबार बंद करना एक बड़ा कारण माना जा रहा है। रूस में नेटफ्लिक्स के 7 लाख अकाउंट थे जो अब बंद हो गए हैं। नेटफ्लिक्स की दुनिया में अब 22 करोड़ 21 लाख ग्राहक रह गए हैं, जो पिछले साल से कुछ कम है। ग्राहकों के घटने से नेटफ्लिक्स की वैल्यू में भी 50% की गिरावट आई है। उसका राजस्व भी $1.7 अरब से घटकर $1.6 अरब रह गया है। नेटफ्लिक्स के मुताबिक भारत जैसे देशों में ब्रॉडबैंड में उम्मीद के मुताबिक बढ़ोतरी न होने से उसके दर्शकों की संख्या उम्मीद से कम है। इसके अलावा उसके 22 करोड़ 21 लाख ग्राहकों में से 10 करोड़ ग्राहक ऐसे हैं जो अपना अकाउंट शेयर करते हैं।
इस वजह से भी नेटफ्लिक्स के ग्राहकों की संख्या बढ़ नहीं रही है। माना जा रहा है कि अकाउंट शेयर करने को लेकर नेटफ्लिक्स जल्द ही कोई सख्त फैसला ले सकता है ताकि ग्राहक अपने अकाउंट डिटेल्स शेयर न कर सकें। नेटफ्लिक्स का यह भी दावा है कि वो अब अपने खुद के बनाए कंटेंट को दोगुना कर रहा है ताकि नए ग्राहक उसकी ओर आकर्षित हों। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।